क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से कई 100 साल पहले, आज से 70-80 साल पहले ये ब्रांड्स आपको मार्केट्स में दिखते होंगे। हमने जो है एक पूरे वर्ल्ड में ना एक बड़ी लंबे लेवल की प्रोग्रेस की है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक तरीके से ये तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे आप एनसीईआरटी में अगर जाएंगे थोड़ा सा, अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, सिंपल सी बात है जवाब। तो अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ है कि अभी जो है ना आप कम कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत प्यारी सी है ना। आई होप आपको मजा आया होगा छोटे से प्यारे से। और भाई क्या हाल चाल, कैसे सभी बच्चे। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आने वाले हमारे सारे पीवीएंस, इनफैक्ट पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे आने वाले अपने सारे पीवीएंस। देखो तुम्हें सरप्राइज बताऊंगी कि यार मैं लिटरली अभी रिसेंट में, मतलब रिसेंट में बहुत सारे बच्चों से मिला। एंड मैं तुम्हें सही बताऊं भाई, वो जो फीलिंग था यार, क्या नेक्स्ट लेवल था। एंड द वे इट वाज, भाई मैं बता नहीं सकता, है ना। दैट वाज सुपर डुपर नेक्स्ट लेवल। अब मजे की बात ये है मेरे दोस्त कि भैया देखो ऐसा है कि वापस से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और जबरदस्त वाला माइंड मैप। तो दोस्तों क्या है यार कि ये चश्मा तुम देख रहे हो ना, एकदम खतरनाक वाला चश्मा। हाँ, तो बेटा अभी रिसेंट में मैंने खरीदा है चश्मा। हाँ समझ रहे हो। हाँ तो बेटा इस ब्रांड का नाम बता देता हूं मैं। इस ब्रांड का नाम है चंदूलाल पंसारी। क्या बात है बेटा, चंदूलाल पंसारी की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। चश्मा देखो एकदम ओपी लेवल का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना, एकदम जबरदस्त मस्त एकदम। चलो क्या बात है। इनफैक्ट पता है तुम्हें, मेरे पास एक ना ये भी है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटर, जिससे मैं भी स्लाइड चेंज करूंगा। मेरे पास एक पेन भी है भाई, है ना, प्रॉपर इधर मैक्स वैक्स लिखा हुआ है। अब तुम यही सोच रहे हो ना ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। देखो ये सारी तुम्हें बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जब तुम अपने मार्केट में जब बाहर निकलते हो ना, जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, हाँ वही मम्मी पापा के साथ जबरदस्ती चले जाते हो लद करके एकदम, मम्मी मार्केट जाऊंगा मैं भी, है ना। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। मतलब अलग अलग चीजों के ब्रांड, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए, चाहे आप बात करिए बेटा आपके कपड़ों के ब्रांड्स की, खाने के आउटलेट्स की, आपको हर तरीके का ब्रांड जो है ना देखने को मिल जाएगा बहुत आराम से, है ना। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से कई 100 साल पहले, आज से 70-80 साल पहले ये ब्रांड्स आपको मार्केट्स में दिखते होंगे। क्या ये ब्रांड्स इतने वायरल, इतने कॉमन थे। क्या ये जो जूता कपड़ा खाना पीना ये सब तुम देखते हो इतने वैरायटी का, क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड के अंदर, है ना। सो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट। ये वो बात है जिसपे सोचना तो देखो बनता है। और बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आपके इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हालांकि ये चैप्टर पूरा आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहा, इसका सिर्फ छोटा सा पार्ट आ रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन बस। और आपके बोर्ड्स के अंदर इस चैप्टर से नहीं आएगा बाकी कुछ। प्रोजेक्ट वर्क में हाँ आपको यहाँ पे टीचर दे सकती है काम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग। क्यों भाई, ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से हमने जो है एक पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी लंबे लेवल की प्रोग्रेस की है ना। हम अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आज के जमाने में चाहे व्यापार हो या ट्रेड की अगर हम बात करें, तो मल्टीपल कंट्रीज के साथ व्यापार होता है, ट्रेड होता है। लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जॉब्स करने के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए क्या होते हैं, अलग अलग देशों में जाके सेटल होते हैं। प्लस लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे अभी मेरे जान पहचान में एक आंटी है ना, बहुत कंजूस आंटी है। उनसे 1 रुपए का चॉकलेट मांग लो तो उनकी जेब से नहीं निकलेगा। भाई साहब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने। तो दुबई के अंदर क्या कर रही है मैडम, इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। मैंने कहा आंटी क्या करोगी सब मोह माया का, एक काम करो मुझे दे दो। ठीक है, तो आंटी कहती ना 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 ना, नहीं दूंगी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में, कोई बात नहीं। ठीक है, बट तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ भैया, हमारी आंटी जो है बाहर की रहने वाली है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रही है दुबई के अंदर। अब द होल सिनेरियो इज कि आपने क्या देखा यार, आपने 3 चीजें देखी। नंबर 1, कंट्रीज के बीच में प्रोडक्ट्स का कनेक्शन, है ना, सामान का बेचना खरीदना, ब्रांड्स का एग्जिस्ट करना। दूसरा आपने देखा लोगों का मूवमेंट, यानी अगर आप देखोगे तो लोग पढ़ने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं। और तीसरा आपने देखा पैसे का मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन तीनों चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक तरीके से ये तो समझ में आ ही जाएगा कि इससे कंट्रीज, लोग और कल्चर्स काफी कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी सबको अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो दोस्तों, तो मैं उसे कहूंगा ग्लोबलाइजेशन। यही आपका हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी था, है ना। बस उसमें थोड़ा इतिहास बताया गया था आपको, और इसमें जो है प्योरली इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे आपसे बात की गई है। सो आई होप अभी तक यहाँ बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। चलिए तो चश्मे को देखिए साइड उतार देता हूँ, बिकॉज बेटा मैं किराए पे लेके आया था, 50 रुपए किराया है, क्लास के बाद वापस कर दूंगा, ठीक। हाँ तो मेरा खुद का नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बस मैं लेकर के आया, भैया 50 रुपए किराया देना पड़ेगा इसका भी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो, अब द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यहां पे हम ना कुछ मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नंबर 1, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, क्या किस तरीके से जो है प्रोडक्शन होती है ना, कंट्रीज के अक्रॉस क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या किस तरीके से एक बड़ी कंपनी है, गूगल है, एप्पल है, राइट। सामान बेटा, सामान के कंपोनेंट कहीं बनाती है, असेंबल कहीं होता है, ब्रांडिंग उसकी कहीं होती है, और बिकता पूरा दुनिया भर में। कस्टमर सर्विस कहीं और होती है।
तो इस तरीके से कैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्हें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज कहते हैं, अपने प्रोडक्शन को अक्रॉस लिंक करती हैं पूरे वर्ल्ड के थ्रू। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का इंपैक्ट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड कैसे मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करती है, और सिंपल सी बात है ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो ये होने वाला है अपना आज का एजेंडा। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं बच्चों आपसे। तो देखिए बोर्ड्स में क्या आएगा, मैंने आपसे लिखा था कि बोर्ड्स में देखिए दो ही चीजें आने वाली हैं। नंबर 1 पहला आने वाला है बोर्ड्स के अंदर बेटा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो पहला तो हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। हालांकि मैं पूरा टॉपिक आपको माइंड मैप में पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तो टॉपिक पढ़ाऊंगा। द रीजन इसकी हो सकता है माइंड मैप बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हो जो अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, मे बी क्विक रिविजन चाहते हैं पूरे टॉपिक का, एंड दैट इज व्हाई वी हैव द कंप्लीट चैप्टर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा, दैट इज द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे आप एनसीईआरटी में अगर जाएंगे थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी क्या करती है कि आपको एक इंजीनियरिंग टूल्स बनाने वाली कंपनी के एग्जांपल से स्टार्ट करती है, राइट। चलिए अगर हम देखेंगे 20वीं शताब्दी तक, बहुत ध्यान से बात सुनना मेरी, कि 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन था वो जनरली देश के अंदर ही किया जाता था। एंड कंट्रीज आपके जो जरूरी चीजें होती थी, बहुत ज्यादा नहीं, पर जो मेजर मेजॉरली इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसी का इंटरनेशनल व्यापार करते थे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया जो है रॉ मटेरियल्स हो गया, खाना पीना हो गया, ये सब क्या क्या करता था, एक्सपोर्ट क्या करता था, इंपोर्ट क्या करता था, फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखोगे तो ट्रेड यहाँ पे मेजर चैनल हुआ करता था अलग अलग डिस्टेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब ये तब की बात है जब बेटा बड़े बड़े कंपनी जिनको आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इससे पहले जो ट्रेड है, व्यापार है, वो एक मेजर चैनल था, मेजर मीडियम था टू कनेक्ट द पीपल। नाउ अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एमएनसी क्या होता है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल, यानी एक से ज्यादा देशों में उपस्थित या प्रेजेंट होने वाली। आई बात समझ में, तो कोई ऐसी कंपनी जिसका स्टार्ट किसी एक पर्टिकुलर देश में हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंस आपको पूरे दुनिया में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो और चाहे वो आपके सामान को बेचने के मामले में। वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका गूगल हो गया, ठीक है, आपका यूट्यूब हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है यार जो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखेंगे ऑपरेट करती है, isn't it? अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एमएनसीज क्या करती हैं बेटा, ऐसे इलाकों में अपने फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेस को सेटअप करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए जहां पे सस्ता सुंदर टिकाऊ मजदूर यानी लेबर मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए, जिससे कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम हो लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। आई बात समझ में। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एमएनसीज यहाँ पे अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को तो सेल करती ही करती हैं, नो डाउट कि पूरे वर्ल्ड में करती हैं बच्चों, पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो ये प्रोड्यूस कर पा रही है यहाँ पे, वो भी आप देखोगे तो वर्ल्ड में ही प्रोड्यूस हो रही है। तो नो डाउट कि सिर्फ प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स इनके सेल हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनफैक्ट जो इनका प्रोसेस है बनाने का सामान को, वो भी दुनिया भर में फैला हुआ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात कर लीजिए, आपने देखा होगा कि कई सारी चीजों का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। वो आजकल बात अलग चल रही है भैया, इंडिया में थोड़ा अलग रौला चल रहे हैं, मोदी जी का एकदम पूरा, मोदी कह रहे हैं बड़ा मेक इन इंडिया होगा तभी बेचने देंगे। तो भाइयों बहनों देखिए ध्यान सुन लीजिए, मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने अभी अपना खुद का एक नया फोन खरीदा है ना, तो यार बहुत बुरी हालत हो गई थी फोन की, बच्चों पता है चीज बात में, ठीक है। तो वो फोन भी बड़ा अच्छा लगा देख करके, उसके पीछे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। उसी ब्रांड का जो पुराना फोन था वो मेड इन इंडिया नहीं था। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली गुड यार, है ना। खैर हम फिलहाल बात करते हैं चाइना की। तो चाइना, आपको क्या लगता है चाइना की जो इकोनॉमी में इंजेक्शन मारा, एकदम खटाखट से बूस्ट होना स्टार्ट हुई, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था चाइना बीइंग अ वेरी सस्ता मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, जहां पे आप सस्ते में सामान बना करके द मोस्ट प्रॉफिट के साथ दुनिया भर में सेल आउट कर सकते हो, है ना। चलिए अब अगर आप देखोगे मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड के मेजर मार्केट से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे फाइनल असेंबलिंग की जाती है फिनिश प्रोडक्ट्स को बना करके, और फिर आप देखेंगे सेल किया जाता है। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली कंपनी की मैं बात कर रहा था जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, तो उसमें यही हुआ था यार कि डिजाइन वगैरह तो उन्होंने यूएस वगैरह में करवा लिया, कंपोनेंट्स बन गए चाइना में, असेंबलिंग के लिए आपका मेक्सिको वाले साइड आ गया। और अब आती है कस्टमर सपोर्ट की बात। तो कस्टमर सपोर्ट दोस्तों आपने सुना होगा क्या होता है, जहां पे आप कॉल करते हैं, हाँ जी वो मेरे खाने में कीड़ा निकला था, रिफंड चाहिए, है ना। और भले वो कीड़ा पकड़ के तुम्हें डाले हो खाने के अंदर, पनीर के अंदर पनीर नहीं मिल रही, सब्जी भेज दी आपने, ये क्या बात होती है। हाँ जी हाँ जी, दाल मंगाई थी सर, दाल की जगह पानी भेज दिया सर आपने, फोटो है मेरे पास फोटो। तो तुम कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना कई बार, हाँ अच्छा 15 रुपए कट गए मेरे फोन से, हाँ गाना बज रहा, कोई कॉल कर रहा है, चल चाहिए। अरे यार तो आप देखोगे तो इस टाइप के ना तुमने कई बार कॉल सुनोगे, कस्टमर केयर को कॉल लगाया होगा कि नहीं।
तो अगर आप देखोगे तो इसके अलावा भी कई सारी सर्विसेज होती है जिसके लिए प्रॉपर कॉल सेंटर होता है दोस्तों। अब कॉल सेंटर में आपको ना थोड़े पढ़े लिखे लोग चाहिए जो एटलीस्ट थोड़ा ग्रेजुएशन कर लिए हो, है ना, या फिर अगर हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कॉल सेंटर की बात करें तो वहां पे थोड़ा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो अपने पास। तो अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मतलब ये नहीं कि आईटी पास बंदा कॉल सेंटर में काम नहीं करेगा, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक कई लोग है ना बेसिक इधर उधर से भी कई बार बीटेक बीटेक कर लेते हैं, तो मतलब दे गेट अ जॉब है ना इस पर्टिकुलर टेक्निकल सेक्टर में। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़िया से समझते हैं, तो एजुकेटेड इंग्लिश लोग भी हैं जो काफी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं ना, यू गो हियर कम इन हियर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यार हमारे स्कूल में टीचर थे वो कहते थे ओपन द विंडो लेट द एयर फोर्स कम इन। बताओ यार खतरनाक अंग्रेजी बोलते थे, हाँ यार। तो ऐसे ही बोलते थे कि ओपन द विंडो लेट द एयर फोर्स कम इन। आ गई भैया एयर फोर्स। ट्रिग्नोमेट्री समझाते थे, हाइट एंड डिस्टेंस से कहते थे सी यू देयर सिटिंग द क्रो इन द ग्राउंड, यस सर। That you see the crow angle of elevation, crow see you back angle of depression। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वगैरह, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो हमारे सर बड़े अमेजिंग थे, नो डाउट। मैथ्स पढ़ाते थे, पढ़ा नहीं पाते थे वो बात अलग है, ठीक है। तो मतलब स्कूल की बात कर रहा हूँ अपनी, है ना। तो बट स्टिल वेरी अमेजिंग पर्सन। तो बट फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एजुकेटेड अंग्रेजी बोलने वाले कई सारे ग्रेजुएट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। सो ये एक सस्ते में आ जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में आप देखेंगे कॉल सेंटर्स वगैरह का सर्विस क्यों है भाई। अगर तुम यूरोप में जा रहे हो बंदा हायर करने के लिए, तुम लाख रुपए में एक आदमी हायर कर पा रहे हो, इंडिया में 10 बंदे आ जा रहे हो उसमें। कॉल सेंटर का एक बेसिक सैलरी बताओ कितना होता है, 10,000 15,000 12,000 20,000 बस, दैट्स ऑल। डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में आप ओपन करो, ये एक स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। तो द होल सिनेरियो की कंपनी का होल आइडिया यही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अच्छा अब अगर आप आगे बताओ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब एमएनसीज क्या करते हैं, वहां पे अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करते हैं जहां पे मार्केट्स बहुत पास में है, लेबर आपकी अवेलेबल है लो कॉस्ट के ऊपर, एंड साथ ही साथ आपके जो बाकी फैक्ट्रीज के लिए मतलब जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके वो यहाँ पे आसानी से अवेलेबल, रिसोर्सेज वगैरह गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। अब जो मनी यहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं आपके असेट्स खरीदने के लिए, असेट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग हो गया आपका, है ना, आपका लैंड हो गया, मशीन हो गया या बाकी इक्विपमेंट हो गया, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट जब एक फॉरेन कंपनी आगे करती है दोस्तों तो उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एमएनसीज ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमएनसीज कई बार क्या करते हैं, एमएनसीज का बड़ा स्मार्ट लोग होते हैं लोग, तो इनको पता है कि अगर एक नए मार्केट में एंटर करेंगे तो नए मार्केट में पहले से कोई लोकल कंपनी काम कर रही होगी, तो या तो एमएनसी क्या करेगी कि उनके साथ मिल करके यहाँ पे अपना ऑफिस वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगा लेगी। अब इससे लोकल कंपनी को भी एक फायदा है। लोकल कंपनी को फायदा क्या है कि नंबर 1 एमएनसी के पास होता है बहुत तगड़ा पैसा। तो अगर मान लीजिए उस लोकल कंपनी को अपने इंडस्ट्री अपने मतलब आप ये मान लीजिए अपने इंप्रूवमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, नई चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा यहाँ पे एमएनसी दे सकती है। दूसरी बात एमएनसी की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर होती है, राइट। तो वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमारी लोकल कंपनी सीख करके खुद को भी ग्रो कर सकती है, ठीक है। बट मोस्ट कॉमन रूट जो एमएनसीज का रहा है अभी तक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के वो यही रहा है कि लोग या तो यार छोटी कंपनी को बाय अप कर लेती है, ठीक है, या तो आप देखोगे कि उनके साथ साथ मिलकर प्रोडक्शन करती है। अब क्योंकि एमएनसीज के पास यार पैसा बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से काम हो जाता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। तो ये फॉरेन ट्रेड एक ऐसा व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड का सिंपल सा मतलब है जब कई सारे कंट्रीज आपस में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सीधी भाषा है। अब फॉरेन ट्रेड क्या करती है दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी देती है अलग अलग देशों में बैठे प्रोड्यूसर्स के। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो सामान को बना रहे हैं, सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो अलग अलग देशों में बैठे प्रोड्यूसर्स के लिए एक मौका होता है कि अपने देश की मार्केट से निकल के बाहर जा पा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बड़ा मेरे मस्त बिजनेस है, ठीक है, समोसा भंडार, जहां मिलती है समोसे गरम गरम हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। हरी चटनी मिलती है जो बच्चा सही करता है आंसर, लाल चटनी उसको मिलती है बेटा जो गड़बड़ करता है आंसर, ठीक है। चलिए फिलहाल तो जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको पता होगा कि मेरा एक बिजनेस इंडिया में भी है और एक बिजनेस मेरा युगांडा में। अब मैं भारत का होकर के, भारत की मार्केट का होकर के युगांडा की मार्केट में बेटा समोसे बेच रहा हूं। अब ऑब्वियस सी बात है भैया युगांडा वाले भी समोसे खा रहे हैं, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। तो व्हाट इज आई एम डूइंग इज कि ये एक फॉरेन ट्रेड का बढ़िया एग्जांपल है कि जहां पे मैं अपना सामान अपने देश के अलावा भी किसी और देश की मार्केट्स में बेच पा रहा हूं, वहां के कंज्यूमर्स को रीच आउट कर पा रहा हूं, और यही अगर आप देखेंगे तो फॉरेन ट्रेड प्रमोट करती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से कि प्रोड्यूसर्स आप सिर्फ अपनी ही मार्केट में सामान नहीं बेच सकते, बट साथ ही साथ दूसरी मार्केट में जाके सामान बेच के वहां से कंपटीशन कर सकते हैं वहां के लोकल प्रोड्यूसर से। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो कई सारी चीजों का अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी विद द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नाउ अब बायर्स के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया काम हुआ है कि बायर्स या कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो फॉरेन ट्रेड ने एक बहुत मस्त काम किया है। वो ये है बच्चे कि अभी उनका ना चॉइस ऑफ गुड्स काफी एक्सपैंड हो गया है। अब मान लीजिए कोई सामान इनके खुद के कंट्री में नहीं मिलता लेकिन फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, तो इस सामान का इंतजाम मतलब इस सामान का बेनिफिट ये ले सकते हैं, ठीक है।
अब ट्रेड की बिगनिंग से क्या हुआ है, जो गुड्स हैं अभी एक मार्केट से दूसरे मार्केट जा रहे हैं, तो लोगों का जो चॉइस ऑफ ऑप्शंस है ना वो यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो चुका है, कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोकल प्रोड्यूसर्स को भी अपना सामान बेचने के लिए प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। तो एज ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम हुआ है कि आपको कम सस्ते दामों पे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में आ रहा है बोर्ड्स में, दैट इज व्हाट इज बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन को सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो ग्लोबलाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, रैपिड मतलब बहुत तेजी के साथ जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स को, यानी जो अलग अलग देशों में मार्केट्स है, इनको आप कनेक्ट करते हो। कैसे कनेक्ट करोगे? सामान के कंपटीशन के थ्रू, कि इधर वाला बना रहा है उधर वाला बना रहा है, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू, व्यापार के थ्रू। दूसरा लोगों के थ्रू, यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीपल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर। तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी पैसे के थ्रू, हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में इस बात को समझा था, और यही आपका ग्लोबलाइजेशन है, जब अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमी बहुत रैपिडली आपस में इंटरकनेक्ट होते जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखोगे एमएनसीज ने इस पूरे ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत तगड़ा रोल यहां पे प्ले किया हुआ है। जितने ज्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होंगे, उतने ही ज्यादा जो है आपस में कंट्रीज के अंदर मूव भी करेंगे। और एमएनसीज क्या करती है? एमएनसीज यही करती है, एमएनसीज बिकॉज पूरे दुनिया भर में अपना काम कर रही है, मार्केट्स में उतर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चाहे लोग हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो, ये सभी चीजें अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ अलग अलग दुनिया के कंट्रीज के मार्केट्स में बहुत इजीली मूव कर रही हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं, देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज के अलावा भी एक और मूवमेंट है जिससे कंट्रीज कनेक्टेड हैं, उसको हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द पीपल, या फिर सीधी भाषा में कहूं तो माइग्रेशन। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग जो बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बेहतर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन चाहते हैं, वो अपने भारत से भी अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, ठीक है। और पढ़ाई के लिए जाना, एजुकेशन के लिए जाना, काम के लिए जाना, कोई बुराई भी नहीं आती, ठीक है, नो डाउट सब लोग चाहते हैं लाइफ में बेटर करना। तो ये क्या है? एक तरीके से माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन से क्या हो रहा है कि आप यहाँ के हो, आप अपना कल्चर वल्चर सब लेकर के वहां जा रहे हो, वहां से जब वापस आओगे तो काफी कुछ नया सीख करके आओगे। सो यू आर बेसिकली कनेक्टिंग टू कंट्रीज है, तो आप भी एक पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं थोड़ा सा। नाउ अब लेट्स कम टू द फैक्टर्स दैट हैव इंपैक्टेड द ग्लोबलाइजेशन। वो फैक्टर्स बताइए जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे काफी हद तक इंपैक्ट किया है दोस्तों। देखिए सबसे पहला फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी, बिकॉज जब तक तकनीक आधुनिक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, तब तक चीजें करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को और इंप्रूव कर दिया और बेहतर बना दिया। रैपिड डेवलपमेंट हो रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजीज के अंदर। देखिए एआई आ गया, एआई से आजकल गाने बनने लगे हैं भाई खतरनाक लेवल के। एक बालक ने तो मेरा ही बना दिया था तौबा तौबा सॉन्ग पे, मैं कहा है मैं कब नाचा भाई उस पे, मैं कुणाल से डांस करे तौबा 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 तौबा, फिर पता चला यार एआई से बनाया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी इज सुपर माय डियर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ है कि अभी जो है ना आप कम कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस के अक्रॉस बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत एग्जांपल कंटेनर्स का है। आपने कभी देखा होगा दोस्तों कि ऐसा ट्रक के ऊपर ना बड़ा सा लदा हुआ ऐसा बॉक्स चला जा रहा है, और उस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो काफी सामान एक साथ आ जाता है। या शिप्स के ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसे बॉक्सेस लदे हुए चले जा रहे हैं ना, उसके अंदर काफी सामान है। सो दोज बॉक्सेस, दोज बिग बॉक्सेस आर कंटेनर्स। अब कंटेनर्स ने क्या किया, खासकर जो सी ट्रेड होता है आपका, उसमें लोगों का कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर दिया। कैसे? पहले क्या होता था कि सारा सामान आपको स्टॉक करके रखना पड़ता था सी पोर्ट के ऊपर, है ना, जिसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा था, प्लस किराया लगता था उन सब चीजों का। अभी क्या है कि आप बहुत सारा सामान एक कंटेनर के अंदर डाल सकते हो, तो इससे क्या होगा, स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा, प्लस आपका जो रखने वखने का खर्चा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, और कम समय में आप काफी सारा सामान इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। ये एयर की बात करें, एयर कार्गो की, या फिर हम बाई सी बात करें, तो इससे क्या हुआ है, कंटेनर्स एक बड़ी गुड एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे आपकी कॉस्ट को ही कम किया है। कॉस्ट को कम करने के साथ साथ जो है यहाँ पे आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन को या आपके सामान के को बेचने को, सेल करने को काफी आसान बना दिया है, ठीक है। नाउ इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने भी काफी इंप्रूव कर दिया। रिमेंबर एनसीईआरटी का एग्जांपल, जहां पे एक लंदन की मैगजीन है, वो है तो लंदन बेस्ड कंपनी, लेकिन वो सारी मैगजीन कहां प्रिंट करवाती है? दिल्ली के अंदर। सारा मटेरियल ऑनलाइन आ जाता है, पेमेंट भी ऑनलाइन आ जाती है, एक बार जो दिल्ली वाली कंपनी उसको पब्लिश करके बाय प्लेन भेज देती है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस काफी इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी इंटरनेट, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी दुनिया को बिल्कुल बदल रही है, राइट।
अब अगर आप देखोगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए 1991 की बात है लगभग कि भारत की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, राइट? बिकॉज इंडिया हुआ करता था क्लोज इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या करते थे, सिर्फ वही चीजें इंपोर्ट करते थे जो हमारे लिए जरूरतमंद है और कुछ ही चीजें एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो हम बेसिकली ये पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हमें मौका देना चाहिए अच्छे से ग्रो करने का। बट 1990s तक यार ऐसा कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। नो डाउट कि हमने बेटर इंप्रूवमेंट किया, बट अगेन अभी समय जरूरी था कि इंडिया में थोड़ा सा बाहर का इन्वेस्टमेंट लाया जाए और इंडिया अपनी इकोनॉमी को करता है ओपन, ठीक है? और जब इंडिया ने इकोनॉमी ओपन की तो इस पूरे रिफॉर्म्स को हम कहते हैं द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर आपका एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एलपीजी का मतलब होता है दोस्तों लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना और ग्लोबलाइज करना। लिबरलाइज करने का मतलब होता है जो ट्रेड बैरियर्स है जो कि सरकारों ने लगा रखे हैं दोस्त यहाँ पे, उन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना। देखिए सरकारें कई बार करती क्या है कि ट्रेड बैरियर्स लगाती है। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है कि आपने क्या किया, इंपोर्ट वगैरह पे टैक्स बढ़ा दिया। अभी इसलिए किया जाता है ताकि जो अमाउंट ऑफ सामान दूसरे देशों का आपके देश में आ रहा है उसको अमाउंट को कंट्रोल किया जा सके, है ना? अब बहुत ज्यादा सस्ता इंपोर्टेड सामान आ जाएगा तो आपके लोकल देश के प्रोड्यूसर्स कहां से अपना सामान बेचेंगे, तब तो बेचारे उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो सरकारें ऐसे ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को काफी प्रमोट कर सके। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे कई सारे ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे लगाए थे, ठीक है? बिकॉज हम कुछ नेसेसरी चीजें जो है पहले इंपोर्ट किया करते थे। अब ये बात है करीब 1990s के 1991 के आसपास की, कि जब भारत की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आता है और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हमको यहाँ पे हटाया जाता है। और जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाते हैं दोस्तों तब आप देखेंगे काफी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आना स्टार्ट होता है, राइट? तो जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनका रेस्ट्रिक्शंस का हटाए जाना ही कहलाता है द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। दैट इज रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड इज कॉल्ड लिबरलाइजिंग द ट्रेड। कई सारी ऐसी कंपनीज थी, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि परफॉर्म नहीं कर रही थी। सरकार ने कहा एक काम करते हैं, इसको देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल था वो थोड़ा लूज किया गया जिससे प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब फॉरेन कंपनीज यहां भारत में आनी स्टार्ट हुई तो आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लोगों को जॉब्स मिली, एम्प्लॉयमेंट आया और साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था वो भी काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। तो ये दो फैक्टर्स आपके बहुत ज्यादा क्रूशियल है, राइट दोस्तों? चलिए अब अगर आप देखोगे तो इस भारत के इस डिसीजन को काफी सारी बड़ी एसोसिएशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी बढ़ावा दिया था। उसमें से एक थी डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का नाम है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जिसका एम है कि वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब सबके लिए ऑलमोस्ट फ्री बनाना, बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए वर्ल्ड ट्रेड पे, ठीक है? ये क्या करती है बेटा, रूल्स बनाती है वर्ल्ड ट्रेड को लेकर के और देखती है किस रूल्स को फॉलो किया जाए। तो वेरी वेरी सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि यार इसका पॉलिसी बहुत क्लियर है कि फ्री ट्रेड फॉर ऑल होना चाहिए, राइट? कि सबको यहाँ पे फ्री ट्रेड का मौका मिलना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए ट्रेड का। लेकिन रियलिटी की बात करें दोस्तों तो ये ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेटेड है बाय द वेस्टर्न कंट्री, से यूएस वगैरह हो गया। और अगर आप देखोगे तो जब इनकी बात आती, जब ये कहीं व्यापार कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज को तो बोल देता है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए, अगर आपको हमसे सहायता चाहिए, हमसे मदद चाहिए तो सबसे पहले अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दीजिए। लेकिन जब डेवलप कंट्रीज की बात आती है, यूएस जैसे कंट्रीज की बात आती है, तब इनको जो है ट्रेड बैरियर्स रिटेन करने देता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि यार इन लोगों के मतलब प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं यूएस वगैरह के, यूरोपियन कंट्रीज के, इनके प्रोडक्ट्स तो दुनिया भर में बिक रहे हैं, लेकिन जब बाहर की कोई कंट्री इनकी मार्केट में बेचना चाहती है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से आप देखोगे डब्ल्यूटीओ के ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम भी लगे हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है, राइट? अब भारत में देखिए ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, ठीक है? ये पार्ट भी अगेन आपका डिलीटेड वाला पार्ट है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चले तो ग्लोबलाइजेशन ने देखिए नो डाउट कि ग्रेटर कंपटीशन को क्रिएट किया प्रोड्यूसर्स के अंदर, है ना? चाहे लोकल प्रोड्यूसर हो चाहे आपका फॉरेन प्रोड्यूसर हो। इसके अलावा अभी लोगों के सामने एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो लोग ज्यादा बेहतर क्वालिटी की चीजें यूज कर पा रहे हैं, वो भी कंपैरेटिवली कम प्राइस के ऊपर। तो चॉइस ऑफ गुड्स नो डाउट यहाँ पे काफी बढ़ गया है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कंज्यूमर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ग्लोबलाइजेशन काफी पॉजिटिव रहा है। अब प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स की, तो एक बात देखनी पड़ेगी आपको कि जो इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं। क्यों? बिकॉज जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, आपके बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने काफी बेनिफिट किया, लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर्स जो आपके डेली वेजेस वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया। ये देखते हैं कैसे। नंबर 1 देखो, एमएनसी ज्यादातर कौन सी इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड है? स्मार्टफोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड वगैरह, है ना? या बैंकिंग एंड अर्बन एरियाज के अंदर, बिकॉज बैंकिंग सर्विसेज हो गए। बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है कि खासकर अर्बन एरियाज में, शहरों में इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाले ना लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, इनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, है ना, जो इन चीज को बाय कर सकते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं की बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। साथ ही साथ जो लोकल कंपनीज इन इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं या रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं काफी ज्यादा प्रॉस्पर भी हो, मतलब काफी समृद्ध हुई हैं, काफी ज्यादा अच्छी इंप्रूव भी की है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप देखो कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो उन्होंने अभी खुद इस इंक्रीज कॉम्पिटिशन से बेनिफिट उठाया, अपने इन्वेस्टमेंट किया, अपने टेक्नोलॉजी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाया, और अभी खुद वो आप कह सकते हो कि यार खुद एमएनसीज बन चुकी हैं। वेरी गुड एग्जांपल है टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? नाउ तो
ये तो एक अपनी मस्त वाली बात हो गया है ना। इसके अलावा रैनबैक्सी हो गया आपका, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गया। तो अगर आप देखोगे तो ये वो कंपनीज हैं जो इंडिया की लोकल कंपनीज थी, बट इन्होंने इस पूरे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से बहुत तगड़ा बेनिफिट उठाया, फायदा उठाया, खुद को इंप्रूव किया, और आज आप देखिए ये वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। सो इन दिस वे अगर आप देखोगे दोस्तों तो काफी पॉजिटिव रहा है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए, तो इन लोगों के लिए जो इन इंडस्ट्रीज में इंपोज्ड है, अब इनफैक्ट इसको देखते हुए सरकार भी कई सारे एफर्ट्स मान रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, नंबर वन, देश के अंदर ना कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप कह सकते हो बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जहां पे फैक्ट्रीज भी होंगी, प्लस वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो उसके अपने ऑपरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके रहने के लिए, उनके बच्चों की सुविधाएं, मतलब अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, बढ़िया एंटरटेनमेंट जोन, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन सड़कें, आपकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स, प्रॉपर फैसिलिटीज। तो ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं एसईजेड के अंदर, ठीक है। तो एसईजेड की बात करें हम करो बच्चों, तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आप लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकते हैं, मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप लोगों को हायर करिए, परमानेंट बेसिस पे हायर करना मैंडेटरी नहीं है। प्लस 5 साल तक अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, जिसको हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा जो है आपकी कंपनीज यहाँ पे अट्रैक्ट होकर अपना बिजनेस जो है यहाँ पे सेटअप करें, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो राइजिंग कंपटीशन एंड द अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, तो मैं आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, उन्होंने तो ग्लोबलाइजेशन से काफी यहाँ पे बेनिफिट किया है। लेकिन द पॉइंट, अगर हम बात करते हैं बहुत छोटे प्रोड्यूसर्स की या डेली वेजेस पे काम करने वाली वर्कर्स की, तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन काफी नेगेटिव रहा है। आइए समझते हैं। लोकल कंपनीज को, जो बहुत छोटी कंपनीज थी, उन्हें काफी तगड़ा लॉस भी फेस करना पड़ा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बड़ी बड़ी एमएनसी से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। तो कई लोगों ने तो अपने बिजनेस ही शट डाउन कर पाए। अब बिजनेस शट डाउन हो गए तो जो यहाँ काम करने वाले लोग थे बेटा, वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे, ग्रोइंग कंपटीशन के चलते जो मेजर मोटिव रहा है यहाँ पे, वो यही है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स को अर्न करना। अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर अगर किसी एमएनसी के लिए काम भी कर रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, बिकॉज एमएनसी क्या कहेगा? एमएनसी उसको एक ऑर्डर दे देगा, कहेगा मैं इतने ही पैसे तुम्हें पे करेंगे और इसी में तुम्हें सब मैनेज करना है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल में, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तो इनको वो तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं? लेबर कॉस्ट में काटते हैं। अब मान लीजिए किसी लेबर की अगर दिहाड़ी बनती 200 रुपए की, तो इसको 100 रुपए दे रहा है। तो दिस इज वाई द लेबर्स आर सर्फिंग, द मजदूर को जो सेक्शन है अपने देश का, वो बहुत ज्यादा सफर करता है इस केसेस में, ठीक है। चले, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो लेबर्स को यहाँ पे ना एकदम मतलब नो जॉब सिक्योरिटी के साथ हायर किया जाता है। फ्लेक्सिबल शिफ्ट में काम करना है, कभी कभी ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो भी पैसा नहीं मिल रहा। अब क्योंकि कंपटीशन इतना है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो बेचारे लेबर्स भी मजबूर है। फिर अगर आप देखोगे कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं इन लोगों को। और साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इनको, अगर मान लीजिए जॉब्स कभी छुट्टी उट्टी मार लेते हैं, तो उनकी सैलरी वाली भी काट देते हैं। भाई सैलरी क्या मतलब? दिहाड़ी काट देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत प्रेशर के अंदर बेचारे जो लेबर है, डेली वेज वाले, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनके लिए ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रहा है। अब एक आवाज उठ रही है यार, फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए सो दैट एवरीवन कुड बेनिफिट, राइट। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है यार इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर होगा फेयर तरीके से सभी लोगों के लिए, तो सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। गवर्नमेंट यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। नंबर वन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उससे देखिए सिर्फ रिच एंड पावरफुल का भला ना हो, बल्कि पूरे देश के लोगों का भला हो, इस टाइप की पॉलिसीज अपने को निकालनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? थोड़े थोड़े प्रोविजंस लेके आ सकती है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, जिससे कि अपने आप को और इंप्रूव करके कंपटीशन रेडी हो जाए, वो भी कॉम्पीट कर पाए मार्केट्स के अंदर। या फिर इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकती है ना, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। डब्ल्यूटीओ के साथ नेगोशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन कंट्रीज को बोलिए कि हमारे प्रोडक्ट्स को भी अपने मार्केट में सेल करना अलाउ करें, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे गवर्नमेंट यहाँ पे अलाई कर सकती है, मतलब एक ग्रुप बना सकती है ऐसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो डब्ल्यूटीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है और चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन काफी फेयर हो, और उसके साथ जब इनके साथ मिल जाएगी तो इनके साथ मिल करके बेटा क्या कर सकती है? डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट आवाज उठा सकती है, ठीक है। और छठा होता आखिरी पॉइंट, पीपल कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि लोग भी जो है अपने कैंपेन्स के थ्रू, रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू डब्ल्यूटीओ पे दबाव डाल सकते हैं मीडिया का इस्तेमाल करके। जब लोग एकजुट होंगे, मूवमेंट्स करेंगे, तब भी आप देखोगे कि काफी हद तक चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट आपका टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन टेल्स यू, राइट बच्चों। चलिए, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत प्यारी सी है ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा छोटे से प्यारे से टॉपिक के डिस्कशन में। अब आपने देखा होगा बच्चे, ये बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसमें से कुछ ही टॉपिक ऐसा है जो आपके बोर्ड्स में आ रहा है, बाकी इट्स नॉट कमिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, बाकी जिनके में पूरा आ रहा है उनके लिए बच्चे क्विक रिवीजन, क्विक रिकॉल था, ठीक है। सो इसी के साथ आज के टॉपिक को करते हैं यहाँ पे समाप्त। एंड इसका एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई वाले बालकों के लिए आपके जो बेसिक क्लास नोट्स वगैरह वो भी
सिंपल है, ठीक है। तो बस 2 ही टॉपिक से आपके, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो बस आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पे ध्यान रखनी है एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक एक काम करता हूँ बेटा, 50 रुपए दिए भैया, किराया तो वसूल कर लिया जाए, है कि नहीं। चलिए, तो जाते जाते एक बढ़िया सा खतरनाक वाला सवाल है सर बच्चों के लिए। तो सवाल ये है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना है इसको। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, कि भारत सरकार ने जो लिबरलाइज किया था व्यापार को, ट्रेड को, उसका मतलब क्या होता है। मैं हमेशा हर एक बच्चे कमेंट सेक्शन चेक करता हूं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर यार जल्दी से आंसर दे दो, मेरे को बहुत मजा आता है ना। और मैं ट्राई करूंगा कि पीपीटी थोड़ा और पहले बना लूंगा, तो आपके वो नाम भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ जो है बहुत ही सिंपल है बच्चों, मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट टाइम, है ना, ऑन योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट्स VW। मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, योगेश का भाई, है ना। आपसे लेता हुआ इजाजत, मिलते हैं द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल, बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय। और हाँ, आंसर कर देना बेटा, मैं जा रहा हूँ 50 रुपया का, 50 रुपया का चश्मा वापस करने, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।